तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्लेक्टिक फिलोसफी। ओके, इक्लेक्टिक फिलोसफी। सो इक्लेक्टिक फिलोसफी इज नथिंग बट फ्यूजन ऑफ नॉलेज फ्रॉम ऑल द सोर्सेस। देखो, हर तरह का ज्ञान अब अलग अलग जगह से आया है, तो कोई भी अपने आप में, कोई भी ज्ञान अपने आप में परफेक्ट नहीं होता। तो ये सिद्धांत ऐसा कहता है ना कि ये फिलोसफी ये कहता है कि सबको मिला दो, सबको फ्यूज करके एक ज्ञान बनाओ। ठीक है ना, एक ज्ञान बनाओ और वो तुम्हारा एकदम परफेक्ट हो। ठीक है, क्योंकि हर जगह का जो कमी है उसको खत्म करके जो सबका इंपॉर्टेंट चीज है उसको मिला के फ्यूज करके एक आप बना दो। सो इट इज अ पेक्यूलर टाइप ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी विच कंबाइंस ऑल गुड आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स फ्रॉम वेरियस फिलोसफीज। तो अलग अलग फिलोसफी से जो अच्छे अच्छे चीज है उन सबको मिला के आप एक बेहतरीन फिलोसफी बना दो। ठीक है, तो there are many more philosophies of education. Each of the philosophies have its contributions and limitations. Okay, देखो हर एक तरह का फिलोसफी जो भी आप करो उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है, कुछ ना कुछ का कंट्रीब्यूशन है, कुछ अच्छाई है, कुछ बुराई है। क्योंकि एक कोई जो सिद्धांत दिया गया होता है या कोई एक फिलोसोफर है, एरिस्टोटल या प्लेटो, कोई भी अगर एक लाइन अगर बोला है उसने ना, तो उसके ऊपर आप देखोगे कि बड़ा डिबेट खड़ा हो जाता है। एक उसके फेवर में बोलने वाले खड़े हो जाते हैं, उसके अगेंस्ट में बोलने वाले खड़े हो जाते हैं। तो लोगों का परसेप्शन है अलग अलग तरीके से, तो कोई भी विचार अपने आप में परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, सो नॉट अ सिंगल फिलोसफी इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। ओके, also a single philosophy cannot be applied successfully in all the situations because the world and its values are continuously changing। और कोई चीज अपने आप में कंप्लीट हो भी नहीं सकता ना, क्योंकि आज जो आप कह रहे हो वो सही हो सकता है आज के समय के हिसाब से, आज के टाइम के हिसाब से, आज के आपके परसेप्शन के हिसाब से। लेकिन लेकिन आज से 20 साल के बाद, 50 साल के बाद, 500 साल के बाद डायमेंशन चेंज हो जाएंगे, आपके लाइफ का नजरिया बदल जाएगा। अभी जो है आपके सामने जो चीज का इंपॉर्टेंस है वो चीज का इंपॉर्टेंस हो सकता है उस टाइम में ना हो। तो आज का जो ये फिलोसफी है वो उतना ही इंपॉर्टेंट तो नहीं होगा ना। आज से 2000 साल पहले, 2000 साल पहले जो कोई फिलोसफी दिया गया तो ऑब्वियस है ना उसमें कॉन्ट्रडिक्शन होगा, क्योंकि 2000 साल पहले की बात है ना, उस टाइम में ये बोला गया था, उस टाइम पे इस चीजों को माना गया था। आज भी वो चीज माना जाए उसी इंटेंसिटी से, ये जरूरी तो नहीं है। तो इसीलिए ये फिलोसफी का सीधा कहना है कि भाई जो भी है जितना फिलोसफी सबको मिला दो, सबको जोड़ दो। ठीक है, और एक बेहतरीन फिलोसफी बनाओ। और ओवरऑल आप ये समझ लो कि हर एक चीज से अच्छा अच्छा चीज सीखो। ठीक है, जितने ही फिलोसफी है सबसे जो बेहतर चीज है आप वो बनाओ और अपने लिए बेस्ट ढूंढो। और यही बेसिक तरीका भी है चीजों को और बेहतर तरीके से सीखने के लिए। ठीक है, डिबेट करने के लिए, बात करने के लिए तो ठीक है, हर एक चीज आपको पता होना चाहिए, फेवर अगेंस्ट हर एक चीज आपको पता होना चाहिए। बट अगर आप अपने लाइफ में अगर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? किसी भी चीज के जो ये वाले पार्ट होते हैं उसको पकड़ोगे ना, उसके जो निगेटिव पार्ट्स होते हैं उसको आप छोड़ दोगे। चलो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन एजुकेशन। एजुकेशन में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और इसके जो प्रोपोनेंट्स थे, जैसे आपने सुना होगा बेसिक स्कूल्स, बुनियादी विद्यालय अभी भी बहुत सारे स्टेट्स में आपको ये वर्किंग कंडीशन में मिलेगा। बेसिकली ये वर्धा एजुकेशन सिस्टम बोलते हैं इसको, बेसिक एजुकेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली गांधी जी के कंप्लीट सोच के ऊपर आधारित ये सिस्टम है। ठीक है, तो वर्धा एजुकेशन सिस्टम के प्रोपोनेंट कौन है? महात्मा गांधी हो गए। तो ये सब आपको ना याद होना चाहिए। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और 2-3 बार रिवीजन करोगे, पढ़ोगे तो ये आपको अपने आप सारा याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ये सब चीज। ठीक है, अब जैसे मान लो दे देगा आपको कि ये कॉन्सेप्ट जो है लर्निंग टू टेक प्लेस इन नेचर एंड लर्न फ्रॉम नेचर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट किस विचारक के द्वारा दिया गया और इस कॉन्सेप्ट को कौन इसके मेन प्रोपोनेंट थे? सो रविन्द्रनाथ टैगोर। मैंने आपको प्रीवियस थोड़ी देर पहले ही बताया अभी कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब है, इनका शांति वन करके आपको कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में जो है इनका अपना एक यूनिवर्सिटी भी है इनकी, इनके ही बेसिस पे आधारित की। इनका मानना था कि एक ओपन एनवायरनमेंट बनाओ और उसमें सारे बच्चों को छोड़ दो, फ्री छोड़ दो, कि आपको उसको नेचर से सीखने दो, क्योंकि नेचर इज द गॉड ऑफ ऑल द नॉलेज। ओके, नेचर इज द गॉड ऑफ ऑल द नॉलेज। हर एक जानकारी, हर एक चीज का जो जननी है ना, हमारा प्रकृति ही, हमारा नेचर ही। और वहां पे अगर आप फ्री हो तो यू कैन लर्न अलॉट। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज इंटीग्रल एजुकेशन। सो इंटीग्रल एजुकेशन वाज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय श्री अरबिंदो। ओके, उसके बाद है फोकस ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग जो स्पिरिचुअलिटी है ना, वो भी हमारे एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट है एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन माइंड।
काफी रिवॉल्यूशनरी। एजुकेशन को हम अपने माइंड को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज कर रहे हैं। बेसिकली दिस वाज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय जे कृष्णमूर्ति। ओके, उसके बाद है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मतलब अपने एक्सपेरिमेंट्स करो, गलती करो, उससे सीखो, ठीक है, और समझो। दैट वाज गिवन बाय जॉन डेवी। उसके बाद है सेल्फ एजुकेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। सेल्फ एजुकेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ इंडिविजुअलिटी। ये दिया गया था मारिया मोंटेसरी के द्वारा। ओके, सो ही इज सी इज मोंटेसरी। ओके, इनके नाम पे आपने देखा होगा बहुत सारा स्कूल्स भी चलता है, मोंटेसरी स्कूल ऐसा करके, ठीक है। तो बेसिकली इन्हीं के फिलोसफी के ऊपर बेस्ड है ये स्कूल, ठीक है। उसके बाद है कि किंडरगार्टन फोकस ऑन सेल्फ एक्टिविटी, क्रिएटिवनेस एंड सोशल कोऑपरेशन। तो ये फॉरबेल के द्वारा दिया गया था ये सिद्धांत, ठीक है। और इनके कॉन्सेप्ट पे जो स्कूल चलते हैं उसको हम लोग फॉरबेल स्कूल्स वगैरह भी कहते हैं। इंडिया में तो नहीं ज्यादा प्रचलन है इस तरह का कॉन्सेप्ट, लेकिन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट तो है। सेल्फ एक्टिविटी नो डाउट वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट अभी का जो मॉडर्न स्कूल्स है वो हर एक चीज का, हर एक कॉन्सेप्ट का जो सबसे बेसिक बेसिक जो इम्पोर्टेंट अच्छा चीज सब है उस सबको वो लोग उठाते हैं और उसी को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। जैसे क्रिएटिवनेस है, सोशल कोऑपरेशन होना ही चाहिए। उसके बाद है नो फॉर्मल लर्निंग नेचर इज द ओनली टीचर। ये देखो, नो फॉर्मल लर्निंग नेचर इज द ओनली टीचर। एक बार फिर से समझने का कोशिश करो इस सेंटेंस को। नो फॉर्मल लर्निंग नेचर इज द ओनली टीचर, मतलब कोई, मतलब ऐसा नहीं है कि आप डिग्री लो, एजुकेशन लो, ऐसा उस तरीके से 10th किया 12th किया, ऐसा कुछ तरीका नहीं होता। नेचर ही हमारा एकमात्र टीचर है। आप नेचर से सीखते जाओगे, सीखते जाओगे, देयर इज नो एंड ऑफ लर्निंग। ओके, आप ये नहीं कर सकते कि आपने पीएचडी कर लिया तो यू हैव कंप्लीटेड योर लर्निंग, आप सब कुछ सीख चुके हैं, ये कभी कंप्लीट नहीं होता। तो रोजेस के द्वारा ये दिया गया था सिद्धांत। ओके, now coming to the next point, this is forms of education। तो forms of education क्या क्या है? देखो, देर आर नो क्लियर कट फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। ऐसा कोई क्लियर कट फॉर्म नहीं है एजुकेशन का, बट हम लोग कुछ 3 पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जैसे पहला फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, ठीक है। अब देखो, फॉर्मल फॉर्म के अभी भी जैसे डिस्कस किया कि जैसे आप एक प्री प्लान्ड स्ट्रक्चर होता है, करिकुलम होता है कि पहले 10th करोगे। जैसे अभी न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग सुने होंगे आप कि जैसे 3+5+ ऐसा करके जो भी सिस्टम होता है, ठीक है। तो वो फॉर्मल है, जैसे 10th किया, उसके बाद 12th किया, उसके बाद फिर 3 साल का आपका ग्रेजुएशन, 3 या 4 साल का, ठीक है। उसके बाद फिर आप मास्टर्स करते हो, फिर आप पीएचडी करते हो या रिसर्च करते हो। ये एक प्रक्रिया है। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। ओके, तो फॉर्मल एजुकेशन क्या है? ये प्री प्लान होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है और एक स्पेसिफिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दिया जाता, कॉलेजेस या स्कूल्स में। अब जैसे आप घर में रह के तो क्लास 8th के एग्जाम को पास नहीं कर सकते, या 12th के एग्जाम को पास नहीं कर सकते, या बीकॉम या बीए नहीं कर सकते ना आप घर में बैठ के। इसके लिए आपको क्या करना होगा? एक किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़ना होगा। ओके, सो दिस इज द फॉर्मल nature of education, formal form of education। Okay, so formal education observes strict discipline। इसमें क्या है? आप देखो, strict discipline क्यों? क्योंकि आपको क्लासेस करने होते हैं, असाइनमेंट जमा करना होता है, एग्जाम देना होता है, आपका प्रॉपर इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। इट occurs different at different levels such as primary, middle, secondary, higher secondary, graduate, post graduate, doctorate and post doctorate, ठीक है। उसके बाद फिर है कि ये आपको अलग अलग सेक्टर से मिलेगा। जैसे हमारे कल्चर के हिसाब से क्या होता है, ह्यूमैनिटीज है, उसके बाद फिर हम लोग साइंस देखते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल एरिया जैसे आर्ट्स है, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज अब एक ही चीज है। फिर उसके बाद कॉमर्स। जैसे आप इंडिया में अगर पढ़ रहे हो तो क्लास 10th के बाद आपके पास 3 ऑप्शन होता है, या तो आप आर्ट्स ऑप्ट करो, या आप साइंस ऑप्ट करो, या कॉमर्स ऑप्ट करो। तो इन तीनों में से आपको एक ऑप्ट करना होता है। तो बेसिकली दिस इज द फॉर्मल फॉर्म ऑफ एजुकेशन। ओके, उसके बाद फिर इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है? तो एक कोट है जॉर्ज सेंटाना के द्वारा, ए चाइल्ड एजुकेटेड ओनली एट स्कूल इज एन अनएजुकेटेड चाइल्ड। ध्यान समझना कि कैसा बच्चा जो सिर्फ स्कूल में पढ़ा है ना, जो सिर्फ स्कूल में पढ़ा है वो एक अनएजुकेटेड बच्चा है। उनके हिसाब से सिर्फ स्कूल के ज्ञान से, सिर्फ स्कूल के ज्ञान से आप कंप्लीट एजुकेटेड नहीं हो सकते, ठीक है।
तो इनफॉर्मल एजुकेशन का जो है काफी ज्यादा योगदान होता है, ठीक है। सो इनफॉर्मल एजुकेशन इज नॉट प्री प्लान, इसका कोई प्री प्लानिंग नहीं होता, ना कोई करिकुलम होता, ना कोई इंस्टीट्यूशन होता है। बेसिकली ये दिया जाता है फैमिली के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, कम्युनिटी के द्वारा, और जो हमारा डे टू डे एक्टिविटीज है इन सब के द्वारा हम लोग फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे दार्शनिक जिनका कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं रहा, उन्होंने कोई डिग्री नहीं लिया, कोई कॉलेज नहीं किया, लेकिन फिर भी दे आर, वी हैव वेरी ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम कि उनके पास इतना सारा ज्ञान होता है, इतना नॉलेज होता है, ठीक है। तो बेसिकली वो लोग इनफॉर्मल सोर्स ऑफ एजुकेशन से ही अपने आप को एजुकेटेड करते हैं, ठीक है। सो एस्ट्रोलॉजी बिलीव दैट द पेरेंट्स आर द फर्स्ट इनफॉर्मल टीचर ऑफ द एवरी मैन एंड वुमन, ठीक है। फैमिली इन्वायरमेंट जो होता है ना, वो पहला लर्निंग इन्वायरमेंट होता है। कोई बच्चा देखो करीब करीब 6 साल तक तो घर पे ही रहता है, और ऑलमोस्ट 2 साल के बाद वो सीखने के लायक हो जाता है कि आप उसको कुछ बोलो तो वो बोलेगा, सीखेगा, समझेगा, ठीक है। तो ये जो 6 साल होता है ना, 6 ईयर ऑफ द स्टूडेंट ऑफ एनीवन, ठीक है। तो इस 6 साल में वो जो सीखता है ना, वो पूरा कंप्लीट इनफॉर्मल फॉर्म ही एजुकेशन का, ठीक है। उसमें कौन उसका टीचर होता है, उसके पेरेंट्स। तो वो जो इन्वायरमेंट जैसा मिलता है बच्चा वैसा ही बनता है आगे जाके, ठीक है। उसके बाद फिर है नॉन फॉर्मल, ओके। तो इनफॉर्मल हो गया, दिस इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन। देखो एजुकेशन क्या है ना, इसका कोई, मैंने कहा, एंड पॉइंट नहीं है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं, कोई सीमा नहीं है, ठीक है। सो एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट इज इंटीग्रेटेड विथ लाइफ एंड वर्क, ओके। तो इट फॉल्स विद फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टाइप्स ऑफ एजुकेशन, ये दोनों के साथ एग्जिस्ट करता, फॉर्मल भी होता उसमें, नॉन इनफॉर्मल भी होता, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल सिस्टम है, आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को ये करते हो, आपको जरूरी है तो डिग्री भी लेते हो, जरूरी है तो नहीं लेते, ठीक है। मतलब बेसिकली आप उसका इंपॉर्टेंस देखते हो कि कहाँ किस चीज का इंपॉर्टेंस है। तो इसका जो इंटेंशनल इंसिडेंटल गिवन आउटसाइड द फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इट इज इंटेंशनल, incidental and given outside the formal system of education. It is concisely and deliberately planned, organized and systematically implemented. जैसे जैसे वोकेशनल लर्निंग वगैरह होता है ना, वो मेन स्ट्रीम से अलग होता है, ठीक है। जो जरूरत होता है लोगों को उस तरह की चीज सिखाए जाते हैं, ठीक है। बेसिकली ये एक ओपन सिस्टम है एजुकेशन का, जिसमें कोई रिजिड रूल नहीं। जैसे अभी का जो इग्नू है या NIOS है, तो इसमें भी क्या आप देखोगे ना कि ये लोग काफी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, आपको संस्थान में जाना ही नहीं है, आप सेल्फ लर्निंग भी कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको डिग्री भी मिलता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी रहता है, ठीक है। एग्जाम का आपको वो रहता है कि आप अपने हिसाब से इतने दिन में पास करो एग्जाम्स, तो उस तरीके से, ठीक है। इसका कोई फिक्स एज का रेगुलेशन नहीं रहता, ठीक है। उसका फिर सोशल और एडल्ट एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन आता है। जैसे अब देखो एडल्ट एजुकेशन के लिए ऐसा कोई हमारे फॉर्मल एजुकेशन में कोई ऐसा अभी तक ये नहीं है, अब नया एजुकेशन पॉलिसी में ऐड किया गया है। तो अगर इसके ऊपर अगर आप ये होता है तो उसमें सीखा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्टेंस एजुकेशन हो गया, ये सब नॉन फॉर्मल एजुकेशन का एग्जाम्पल, ठीक है। So all these three types of education, such as formal, informal, and non-formal, have their due place in the modern system of education. ठीक है, each has its own merits and demerits. सबका अपना अपना merits है, demerits है. There is need to integrate three forms of इन तीनों एजुकेशन के फॉर्म को अगर हम इंटीग्रेट करें तो एक होलिस्टिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन का सिस्टम बना सकते हैं, ठीक है। Thus, we can see that the above three components are mixed up in actual life situation. Activities like family, schools, college works through human interactions. Okay, cinemas, radios, newspaper, magazines counted as a passive agencies. ये सब जैसे सिनेमा से भी हम लोग सीखते हैं, रेडियो से भी सीखते हैं, न्यूज़पेपर से बहुत सारा चीज सीखते हैं, मैगजीन्स पढ़ के सीखते हैं। तो ये सब पैसिव एजेंसी है जहाँ से एजुकेशन जो है काफी ज्यादा देखने को मिलता है, जहाँ से हम इंटरेक्ट करते हैं, इन्वायरमेंट से चीजों को जानते हैं, ठीक है, और समझते हैं, ठीक है। अब देखो फाइनली वी आर एट द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो एम क्या होता है एजुकेशन का, और एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, इसको जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। इन टुडे सिचुएशन नो नेशन कैन थिंक of social or economical development without an abundant supply of highly educated and skillful people. कोई भी देश बिना एजुकेटेड लोग के डेवलप नहीं हो सकता। अब देखो अगर यूएसए को आप देखोगे तो नंबर ऑफ नोबेल लॉरिएट्स फ्रॉम यूएसए, जर्मनी, जापान, ये सब जो भी डेवलप्ड नेशन है एंड लॉट्स ऑफ अदर नेशंस, ठीक है। तो ये सब जितने भी नेशंस हैं, सारे नेशंस में आप देखोगे जो एक्चुअल एजुकेटेड लोग हैं वो काफी ज्यादा हैं, काफी ज्यादा नोबेल लॉरिएट हुए। ऐसा नहीं कि इंडिया में नोबेल एजुकेटेड हाईली स्किल्ड पीपल नहीं थे, काफी सारे थे। बट ये जो हमारा ब्रिटिश का जो राज था 200 साल का, उसमें काफी कुछ को ना एक्सप्लॉइट कर दिया गया, तो हम लोग उस पटल पे नहीं आ पाए। लेकिन आप देखेंगे एजुकेशन का जो डेवलपमेंट है ये कहीं ना कहीं उसके एजुकेशन और उसके उनके यहाँ के जो एजुकेटेड लोग हैं ना, उनके वजह से आया है, ठीक है।
The issue of function and objectives of education is the utmost importance because all other aspects of education like content, जो सब्जेक्ट में पढ़ता है, सब्जेक्ट मैटर का जो चीज होता है, मेथड, टीचिंग या इंस्ट्रक्शन, डिसिप्लिन एंड इवोल्यूशन आर इंटीग्रेटेड विथ इट. ठीक है. Most of the functions of education become clear to us through various definition given above. जो भी ये आपको इससे पहले जो भी हमने डेफिनेशंस पढ़ा है, समझा है, ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट जाना है, ठीक है, तो वो बेसिक फंक्शंस जो है आपको एजुकेशन का वो क्लियरली हमको इन सबसे समझ में आता है. ठीक है. फिर भी दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है एजुकेशन सिस्टम का. तो एजुकेशन देखो क्या करता है, ये एक मिरर है दैट रिफ्लेक्ट सोसाइटी एज इट इज और टू स्टेबलाइज द सोसाइटी. ठीक है. मतलब एजुकेशन से ही हम सोसाइटी को एक्चुअल में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, और उसको स्टेबलाइज करते हैं या डेवलप करते हैं या जो भी होता है उसको अकॉर्डिंगली हम देखते हैं. ठीक है. एजुकेशन इज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज और अ फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटिंग द आइडियाज ऑफ सोसाइटी. ठीक है. तो ये एक ऐसा चेंज का एजेंट है, सोशल चेंज का एजेंट है, जिसके कारण क्या होता है कि हम आइडियाज जो भी है सोसाइटी को उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. ठीक है. तो जॉर्ज पाइन करके एक सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 3 फंक्शन बताया एजुकेशन का. ठीक. पहला तो एसिमिलेशन ऑफ ट्रेडिशन, डेवलपमेंट ऑफ न्यू सोशल पैटर्न्स, क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव रोल्स. ठीक है. तो ये इनका मानना था कि ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है भाई एजुकेशन के बारे में. फिर एमले जोसेफ, ये भी काफी बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं. इन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया कि आइडियाज ऑन ट्रांसमिशन ऑफ सोसाइटी नॉर्म्स एंड वैल्यूज आर एज द मेजर फंक्शन ऑफ सोसाइटी. इनके अकॉर्डिंग क्या था, सोसाइटी का जो नॉर्म्स है, अब देखो ये लोग सोशलिस्ट थे तो सोसाइटी को ही सेंटर में रखेंगे, ऑब्वियस सी बात. ठीक है. एंड वैल्यूज आर द मेजर फंक्शन, जो आपका सोसाइटी का नॉर्म्स है और जो वैल्यू है वो मेजर फंक्शन है सोसाइटी का. ठीक है. He also acknowledged education as a training of specialized roles, including adopting some occupation for livelihood. Okay. Education is required to perform the function of cultural transmission and enrichment, acceptance, reformulation, change, and reconstruction. The process why the young generation learns the traditional ways of society is called the inculturation, and it differs from the society to society. ठीक है. The education inculcation is formalized. देखो ये इनकल्चरेशन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें यंग जनरेशन जो है ना ट्रेडिशनल तरीके से चीजों को सीखता है, उसी को हम बोलते हैं इनकल्चरेशन. जो पहले से चला आया प्रथा है उसी को सीख के हम लोग सोसाइटी में ये डिफरेंस करते हैं या समझते हैं चीजों को. ठीक है. उसके बाद है एक्चुअल्ट्रेशन. एक्चुअल्ट्रेशन क्या होता है, इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ पर्सन और ग्रुप फ्रॉम वन कल्चर कम टू अडॉप्ट द प्रैक्टिस वैल्यूज of another culture while still retaining their own distinct culture. अब देखो, अब जैसे एक कल्चर है, यहाँ का जो अपना कल्चर था वो पीछे का जो सभ्यता था उससे हमने सीखा, और एक दूसरा कल्चर, इसमें भी कुछ तरह का नॉलेज है, कुछ तरह का जानकारी जो हम यहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं और अपने यहाँ पे अपने कल्चर में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं. ऐसा नहीं कि दूसरे का कल्चर अपने कल्चर में इम्प्लीमेंट किया तो अपने कल्चर को खत्म कर दिया. ठीक है. अपने कल्चर को भी रखते हुए हम नए कल्चर को भी इंट्रोड्यूस करते हैं. जैसे देखो लैंग्वेज एक ऐसा चीज है ना, लैंग्वेज एक ऐसा चीज है, जैसे हमारे देश में इंडिया की बात करो अगर आप, हमारे देश में ना इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, दूसरे कल्चर से आया हुआ है. ठीक है. हमारे देश का अपना कल्चर नहीं था इंग्लिश लैंग्वेज. हमारे देश में तो कल्चर था क्या, संस्कृत का, उसका हिंदी, और बाकी अलग अलग जो स्टेट्स अलग अलग तरह का नॉलेज जो कि वहां से लोकल डायलेक्ट से आया है. ठीक. तो हमने क्या सीखा, अगर इंग्लिश आया तो इसका मतलब तो ये नहीं कि हमने अपने ओरिजिनलिटी को खत्म कर दिया, वो भी हमारे पास है. तो दिस कॉन्सेप्ट हैज बिकम द इम्पोर्टेंट एंड इंक्रीजिंग ग्लोबल. यही कॉन्सेप्ट है जो इतना जो ग्लोबलाइजेशन वगैरह हुआ है इन सब के ऊपर काम आता है. ठीक है. अब चलो ये लास्ट हमारा टॉपिक है, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द एजुकेशनल एम्स. ओके. जो एजुकेशनल गोल है या एम है, इसके लिए क्या क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट है, जल्दी से उसको देख लेते हैं. एजुकेशन इज मोस्टली प्लान्ड एंड पर्पसफुल एक्टिविटी. Educational aims are necessary in giving direction to unique activities which are determined by the following factors. अब क्या क्या फैक्टर है जिसके ऊपर एजुकेशनल एम्स डिपेंड करता है. पहला तो फिलोसफी, इसके ऊपर हमने इन डिटेल डिस्कस किया है, फिर से इसको डिस्कस करने का मतलब नहीं है. ठीक है. तो फिलोसफी क्या है, मेन फैक्टर है जो कि डिटरमाइन करता है एजुकेशन के मेन एम को. ठीक है. और एजुकेशन का जो मेन चीज है वो हम लोग फिलोसफी के ही बेसिस पे आगे तय करते हैं. ठीक. उसके बाद है ह्यूमन नेचर. अब ये भी फिलोसफी से काफी ज्यादा लिंक्ड है. अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हो, आइडियलिस्ट जो होते हैं वो रिगार्ड अनफोल्डिंग ऑफ द डिवाइन इन मैन एंड एम ऑफ एजुकेशन. मतलब उनके अकॉर्डिंग क्या है ना, जो भी हमारे अंदर डिविनिटी है उसको बाहर निकालना है, उसको करना है एजुकेशन का एम. ठीक है.
जैसे स्वामी विवेकानंद का भी था ना कहना कि जो हमारे अंदर पहले से है उसी को हम बाहर अगर निकालें तो दैट इज द मेन एम ऑफ एजुकेशन, क्योंकि हर इंसान के अंदर में अच्छाई है, हर इंसान के अंदर में ये तो अपने अच्छाइयों को बाहर निकालना है एजुकेशन। ये कहाँ आता है? ह्यूमन नेचर में आता है। दिस फैक्टर इज ह्यूमन नेचर। उसके बाद है अलग नेक्स्ट फैक्टर सोशियो कल्चर फैक्टर, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स एंड प्रॉब्लम्स। तो एजुकेशन हैज टू प्रिजर्व ट्रांसमिट कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी हमको ट्रांसफर करना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर है रिलीजियस फैक्टर। अब जैसे देखो अलग अलग तरह का रिलीजन आया, उससे भी बहुत सारा एजुकेशन में आपको डिफरेंसेस मिलेगा। जैसे बुद्धिज्म है इंडिया में आपको मिलेगा, ठीक है। अब जैसे इसमें अहिंसा या ट्रूथ को ज्यादा मतलब ये किया गया, तो रिलीजियस इफेक्ट भी आपको देखने के लिए मिलता है एजुकेशन में, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, द एजुकेशनल एम्स ऑफ डेमोक्रेटिक। अब देखो जैसे जो ऑटोक्रेटिक पॉलिटिकल सेटअप है और जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सेटअप है, तो सब में एजुकेशन का अलग अलग तरह का डिफरेंस ये हो जाता है। जैसे डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में क्या है कि हर इंसान को इक्वल अमाउंट ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करने का लेने का अधिकार होता है, लेकिन ऑटोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। जो लोग एक पर्टिकुलर वर्ग के आते हैं वही हायर एजुकेशन ले सकते हैं, सब नहीं ले सकते, ठीक है। फिर उसके बाद है एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉलेज। Knowledge is must for good interpersonal relationship, healthy adjustment of life in life, modification of behavior, self-awareness, or self-growth is also a source of happiness. Okay. Now vocational क्या है? देखो अब एजुकेशन को हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं कि उसको सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए, इतना एफिशिएंट बनाया जाए इकोनॉमिकली और सोशल फैक्टर से भी, ताकि ऐसा नहीं है कि एजुकेशन आप मान लो बस ले रहे हो, बस एजुकेशन का अगर ये बोलना हो कि आपका लाइफ सर्वाइवल। देखो एजुकेशन एक ऐसा कंप्लीट चीज है ना जिससे आपको हर एक चीज पूरा होता है, ठीक है। Self actualization and total development. Education should help a person to become what he has to become according to her his individual potential. अपने अपने पोटेंशियल, अपने अपने क्षमता के हिसाब से आपको अधिकार है कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ठीक है। और एजुकेशन यही काम करता है कि उसके अंदर का जो एक्चुअल चीज है ना, जो एक्चुअल पोटेंशियल है ना, उसको बाहर निकाला जाता है, ठीक है। The educational aim is total development of an individual and it includes physical, mental, emotional, social and spiritual development. ठीक। उसके बाद है फिर लास्ट हार्मोनियस डेवलपमेंट। बेसिकली देखो महात्मा गांधी ने बड़ा अच्छा इसको एम्फसाइज किया। बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग ऑफ बेस्ट इन चाइल्ड मैन इन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। तो फिर से समझना, आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, किस चीज में? बॉडी, माइंड और स्पिरिट, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तो हर तरीके से कंप्लीट ऑल डायमेंशनल डेवलपमेंट, ओके। तो एजुकेशन से इसका मतलब यही है कि आप बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे, अपने सोल के लेवल पे हर तरीके से आप डेवलप होते हैं, हर तरीके से आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और लास्ट कुछ पॉइंट्स, मॉडल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। जैसे कुछ एजुकेशनलिस्ट कंसिडर करते हैं कि सुप्रीम एम जो है एजुकेशन का वो क्या है? हर्बर्ट स्पेंसर जो एजुकेशन के हिसाब से, इनके हिसाब से क्या है ना कि एजुकेशन मस्ट इनेबल द चाइल्ड टू कल्टीवेट मोरल वैल्यूज। अब इसके अकॉर्डिंग देखो मोरल वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड वर्च्यूज सच एज ट्रूथफुलनेस, अब सच बोलना, ऑनेस्टी, गुडनेस, प्योरिटी, करेज, रेवरेंस एंड ऑनेस्टी, ठीक है। जैसे इन्होंने कहा भी था कि द ग्रेट एम ऑफ एजुकेशन इज नॉट नॉलेज बट एक्शन, और when we are talking about action, so then moral values, truthfulness, goodness, purity is all things important. Okay. So citizenship is also important. A member of society, a student should be conscious about his duties, functions and obligation towards society. अब देखो एजुकेशन का एम ये भी है कि हम अपने सोसाइटी के प्रति भी ये रहते हैं कि हमको उसके लिए भी करना है, हमारा कुछ ड्यूटी है, हमारा कुछ फंक्शन है, ऑब्लिगेशन है सोसाइटी के लिए, उसको भी हमें निभाना होता है, ठीक है। एजुकेशन फॉर लीजर, अब ये क्या है एस्पेक्ट इसको समझना। लीजर देखो ऐसा टाइम होता है जहाँ फ्री होते हैं हम लोग, कुछ करने रहे होते हैं, तो उसको अगर सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो इंजॉयमेंट और रिक्रिएशन के लिए जो यूटिलाइज किया जाता है, जहाँ से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इट इज नीडेड टू कीप आवर रेस्ट एंड रीगेन एनर्जी। और लीजर भी जरूरी होता है कि आप कुछ टाइम अपने माइंड को मतलब यूज करो, ताकि आपका माइंड जो है, जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने समझा है, उसको सही तरीके से उसको एक्यूमुलेट करे। अगर लीजर को हम वाइजली यूज करें तो ये कुछ नए मेंटल बैलेंसेस को ये करता है, ठीक है। आर्टिस्टिक, मोरल एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट कैन बी इंस्पायर्ड थ्रू द बेनिफिशियल यूज ऑफ लीजर टाइम, ओके। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट जो एम रहा है वो हम देख लेते हैं। इसमें बेसिकली हम बात करेंगे जो भी हमारे यहाँ एजुकेशन पॉलिसी अभी तक आया है, ठीक है, इसके ऊपर।
देखो जब भारत आजाद हुआ था तो हमें ना रीओरिएंट करना पड़ा, पूरा कंप्लीट रीस्ट्रक्चर करना पड़ा था जो भी हमारा सोशल पॉलिटिकल एजुकेशन सिस्टम था, हर एक चीज को। ताकि क्योंकि जो हमारा उस टाइम का 1947 का जो सिनेरियो था देश का, ठीक है, उस टाइम में क्या रिक्वायरमेंट था लोगों का, इलिटरेसी काफी ज्यादा था। अंग्रेजों के द्वारा जो एजुकेशन पॉलिसी बनाया गया था वो कहीं ना कहीं उसके पीछे का रीजन बस यही होता था कि उनको कितना ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, वो पब्लिक को सेंटर में लेके नहीं चलते थे कि लोगों को कितना फायदा हो, ठीक है। बट आफ्टर अडॉप्टिंग द डेमोक्रेसी तो पीपल आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के बाद काफी सारे कमिटी ऐसे बनाए गए और आपको ये सारे कमिटी के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो देयर आर क्वेश्चंस आल्सो आस्क्ड। तो सबसे पहला कमिटी बना था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 में, ठीक है। इसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर राधा कृष्णन, ओके, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, जो कि पहले वाइस प्रेसिडेंट भी थे। ओके, नाउ सेकेंड एजुकेशन कमीशन वाज इन 1952-53। ये डॉक्टर मुरलीधर के द्वारा चेयर किया गया था, ठीक है। तो सेकेंड एजुकेशन कमीशन कब आया था हमारा, 52-53 में, 1992 एंड 53 में, ठीक है। थर्ड एजुकेशन कमिटी वाज नेशनल एजुकेशन कमिटी बेसिकली, ठीक है। और ये भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा ही चेयरमैनशिप में किया गया था। उसके बाद देखो जो लास्ट आया था ये आपको कोठारी एजुकेशन कमीशन 1964-66 में, ठीक है। और इसके बाद जो अभी का जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाला एजुकेशन पॉलिसी जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इससे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी आया था दैट वाज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, ठीक है। देखो यहाँ पे काफी कुछ आपको मिलेगा, जो अभी का जो एजुकेशन पॉलिसी उसमें काफी चेंजेस जो किया गया, तो आपको ये जानना तो जरूरी होता है कि 1986 वाले एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चीज था, ठीक है। और नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगा जिसमें हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। तो देखो जो पहला बात था इसमें कि वो ऑल राउंड मटेरियल स्पिरिचुअल एंड डेवलपमेंट होना चाहिए सारे लोगों का, ठीक है। कल्चरल ओरिएंटेशन, डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन इंडियन कल्चर, तो इन सब चीजों को प्रमोट करने का बात कहा गया था, ठीक है। उसके बाद फिर साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाना की, ताकि रिसर्च सबको बढ़ावा देना, ये सब। फिर नेशनल कोहेशन, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड स्पिरिट, दैट वाज आल्सो द मेजर थिंग। फर्दरिंग द गोल्स ऑफ सोशलिज्म के बारे में, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी के बारे में ये ज्यादा प्रमोट करना। मैन पावर डेवलपमेंट for different levels of economy, fostering research in all the areas of development, education for the equality, ठीक है। तो ये सब चीज मेजर बात था न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में, ओके। सो गाइस दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ जाना होगा, बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा, ठीक है। तो लेक्चर खत्म होने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखो जो भी हमने अभी ये किया था एजुकेशन, इससे डायरेक्टली आपको पेपर वन में शायद एक क्वेश्चन देखने के लिए मिले या ना भी मिले, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस है, देखो ये आपका फाउंडेशन है। यहाँ पे अगर आप एजुकेशन को समझ लेते हो तो यहाँ से क्या ना आपका माइंड ना मैप करना शुरू कर देगा अभी से, ठीक है। कि हाँ एजुकेशन, क्योंकि आप जो भी पढ़ने वाले हो कहीं ना कहीं उसका सोल क्या है, एजुकेशन इज द सोल ऑफ ऑल दिस। तो इसको समझना और इसको हर तरीके से समझना, हर विचारक के नजरिए से, आपके नजरिए से आप भी सोचो कि आपके अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है, ठीक है? इसके ऊपर विचार करो, ठीक है। और देखो कभी भी जो भी आप पढ़ रहे हो अभी, इसके लिए आप पढ़ किस चीज के लिए रहे हैं, यूजीसी नेट के लिए, राइट। तो यूजीसी नेट करके आप क्या करने वाले हो, तो आप अभी से अपने माइंड को और अपने एटीट्यूड को इस तरीके से करो कि यू आर अ टीचर नाउ, ठीक है। यू आर अ प्रोफेसर नाउ, यू आर अ इंस्ट्रक्टर नाउ, ठीक है। यू आर अ रिसर्चर नाउ। तो आपको उस चीज को करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, समझ लो कि ये आपका ट्रेनिंग है उस चीज का, ठीक है। अगर इस तरीके से आप सीखते हो तो एग्जाम विल बी अ केक वॉक, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। टीचिंग कॉन्सेप्ट सबके ऊपर डिस्कस करेंगे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फर्दर ऑन देखो बस आपको करना क्या है, जो बेसिक इंपॉर्टेंट इसमें कीवर्ड्स वगैरह है उसका आप अपना अपना नोट्स भी बनाइए, ठीक है। बाकी इन डिटेल बहुत ज्यादा आपको ये मेमोराइज करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने हजारों एमसीक्यूज रेडी किया है। आपको बहुत सारा एमसीक्यूज मिलेगा जिसके लिए हम अलग अलग से लेक्चर्स लाएंगे, जिसमें आपको ढेर सारा एमसीक्यूज के द्वारा प्रैक्टिस किया जाएगा। हर एक टॉपिक तो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और उससे और भी ज्यादा हम लोग जब बार बार रिपीटेडली किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो वो अपने आप जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, फिर आपको उसको रटना नहीं पड़ता, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।